Hello students, today we are going to start fourth part of electrochemistry. In this part we are going to read about Kohlrausch law, Faraday laws and batteries. Before starting this session, I want to tell you that this lockdown is continuing till today and it may take some more time. So please be serious and read seriously with these online systems. So today we are going to read about recall of the previous session, then Kohlrausch law, then application of Kohlrausch law. We will see some situations where we can apply that. Then electrolytic cell and electrolysis, then Faraday's laws of electrolysis, product of electrolysis, batteries, and types of batteries. So in previous session, in previous lecture, we have dealt about Nernst equation, conductance of electrolytic solution, factors affecting ionic conductance, conductivity cell, and variation of molar conductivity with concentration. इतने सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब हम लोग आज देखते हैं कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस जैसा नाम से ही पता चलता है कि यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री हो गया, मतलब आयंस क्या हो गया, उनका माइग्रेशन जो हो गया, मूवमेंट जो हो गया, वो क्या बिल्कुल फ्री हो गया. तो कोलरॉच ने एक लॉ प्रपोज किया जिसमें आयंस बिल्कुल फ्री मूव करते हैं. वो कब, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सोल्यूशन का लगभग जीरो के आसपास हो जाए. और उस कंसंट्रेशन पर हम लोग कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो देखिए स्टेटमेंट कोलरॉच लॉ का, इट स्टेट्स दैट limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual contributions of anions and cations of the electrolyte in the solution. मतलब हमने आपको पहले ही बताया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब कहते हैं, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए, उस कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. या इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझ लीजिए, जब हम लोग कंसंट्रेशन के कंपैरिजन हो, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बहुत ही हाई हो, उसे हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक कंपाउंड, the limiting molar conductivity is the sum of the individual concentrations of the anion and cation of the electrolyte in the solution. तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड आप पढ़े हैं, सोडियम क्लोराइड का हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब पानी में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड को डालेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा. तो Na प्लस के लिए जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने ले लिया लेमडा नॉट Na प्लस है, और उसी तरह क्लोराइड आयन के लिए क्या होगा, लेमडा नॉट Cl माइनस है. और ये क्या है, जब नॉट का प्रयोग करते हैं, जो जीरो जैसा नॉट दिख रहा है आपको, वो क्या है, डिनोट करता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मतलब जब कंडक्टिविटी कब, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, जीरो के आसपास हो जाए, बिल्कुल जीरो नहीं, जीरो के आसपास हो जाए. तो अब देखिए लेमडा एम नॉट सोडियम के लिए हो गया और लेमडा नॉट Cl माइनस क्लोराइड आयन के लिए हो गया. देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज गिवन बाय द इक्वेशन. कैसे, हमने बताया कि जो सोडियम क्लोराइड होगा उसका क्या करेंगे, दोनों को सम कर दीजिए, Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस का. तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, NaCl का मिल जाएगा. इसी को क्या कहते हैं, लिमिट कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. मतलब जो हमारा यहाँ सोडियम क्लोराइड ने आयंस दिया, क्या क्या, Na प्लस और Cl माइनस, ये इंडिपेंडेंट मूव करते हैं. कब, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, मतलब कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो, उस टाइम. तो हम लोग क्या करेंगे, जो Na प्लस और Cl माइनस के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जैसे यूज कर रहा हूं, वहां कहने का मतलब क्या, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज टेंडिंग टू जीरो, क्लोज टू जीरो, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो आप देखिए वहां क्या करेंगे, सिर्फ जो उनके आयन है उनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेकर जोड़ दीजिए, तो उस कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाता है. तो आप इसे ध्यान देंगे, बार बार यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे हम लोग देंगे? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखिए हम लोग लेमडा एम कैपिटल यूज करते हैं यहाँ जब आयन का लेते पूरा मोलिक्यूल का लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसके कंपोनेंट का लेते हैं तो हम लोग स्मॉलर लेमडा का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए लेमडा एम नॉट एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लेमडा नॉट एसिटेट आयन प्लस लेमडा नॉट H प्लस, क्योंकि एसिटिक एसिड वाटर में क्या देगा? H प्लस देता है और एसिटेट आयन देता है, तो दोनों का हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। तो अब देखिए ऑन कंसिडरिंग द वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस, जैसे एसिटेट आयन का देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना होता है? 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड H प्लस आयन का देखिए कितना होता है? 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए हमें जैसा फॉर्मूला ऊपर देखे थे, लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड कितना होगा? दोनों आयन का जोड़ देते हैं, तो आयन का यहाँ पर जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, जैसे एसिटेट आयन का 40.9 और इसका कितना? 349.8। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है सीजीएस सिस्टम में? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और अगर यही एसआई यूनिट में लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ यूनिट, ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो बार बार पूछा जाता है, ध्यान देंगे। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट तो सीजीएस सिस्टम में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ वही यूनिट हमने आपको इस डिफरेंट कलर में मार्क किया है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए कितना आता है? 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से क्या होगा? आपको हमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी मिल गया। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ कोलरॉच लॉ का कि जो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होने के बाद आयन देगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बिल्कुल फ्रीडम के साथ मूव करता है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है, और उनका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको जोड़ दीजिए तो हमें पूरे कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हमने कैपिटल लेमडा और स्मॉल लेमडा लिया, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आप यहाँ ये स्मॉल भी कंपाउंड के भी केस में ले सकते हैं, तो आप उतना आप कैपिटल लेमडा के लिए ही स्ट्रिक्ट न रहें। तो देखिए, कैलकुलेट लेमडा एम नॉट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन दैट वैल्यूज फॉर लेमडा एम नॉट फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड एज 523.28, 280.0 and 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। अगर ये वैल्यूज दिए हुए हैं तो हम लोग इनका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करना है, और इतने का हमें मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब देखिए क्या करेंगे, जैसे हम कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस को अप्लाई कर देते हैं, तो लेमडा नॉट जैसा नॉट यूज किया, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब जो कंसंट्रेशन 0 के आसपास हो जाए, इसलिए हम लोग नॉट यूज कर देते हैं। तो यहाँ नॉट हमने देखिए सारा में यूज किया, तो कोलरॉच लॉ अप्लाई करते हैं। लेमडा एम नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होगा? जोड़ देंगे, क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या देगा? एक NH4+ देगा अमोनिया आयन, और अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए कहीं पर आप क्या कीजिए, कोई वैल्यू x जोड़िए और फिर वैल्यू -x कर दीजिए, +x और -x, तो क्या हो जाएगा? इंपैक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन उसी को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ लेमडा एम नॉट बेरियम +2 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, और उतना ही वैल्यू हमने क्या किया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से क्या हो गया? इंपैक्ट 0 हो गया, बट वी विल गेट सम वैल्यू, लेट अस सी फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसी तरह हमने लेमडा एम नॉट Cl- हमने जोड़ दिया, और उतना ही माइनस लेमडा नॉट Cl- घटा दिया। तो देखिए जो हमने जोड़ा उसको घटा भी दिया, तो इंपैक्ट 0 हो गया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें एक्सप्रेशन, ये कंपाउंड है उनके टर्म्स में हमें
वहां पर फॉर्मूला मिल जाए और हम फिर उनके वैल्यू पुट करके अपना कैलकुलेशन कर सकें। इसलिए हम लोग ऐसे वैल्यूज को एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन करते हैं कि हमें ये जो डिजायर्ड वैल्यू दिए हुए हैं यहाँ पर वो मिल जाए और उससे हम लोग जो हमें कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो देखिए जैसे एक NH4 प्लस है और एक Cl माइनस प्लस है, दोनों को जोड़ दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, NH4Cl मिल जाएगा, NH4Cl मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए बैरियम +2 और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड आयन है, दोनों प्लस प्लस वाले टर्म को ले लीजिए तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यों हमने हाफ लिया, क्योंकि यहाँ बैरियम हाफ है और ये एक है तो BaOH ट्वाइस कितना होगा, हाफ होगा। इसी तरह देखिए बैरियम +2 माइनस में है और Cl भी माइनस में है, मोलर कंडक्टिविटी इसका Cl माइनस का, तो यहाँ हम करेंगे तो माइनस हाफ ऑफ लैम्डा नॉट BaCl2 हो जाएगा। अब देखिए हमें एक्सप्रेशन मिल गया और इन लोगों का वैल्यू हमें दिया हुआ है। जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3rd पोजीशन पर है, तो ये 3rd वाला पोजीशन 129.8 दिया हुआ है तो रख दिया। इसी तरह हाफ इंटू लैम्डा m नॉट BaOH ट्वाइस मतलब बैरियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, तो बैरियम हाइड्रोक्साइड पहले पोजीशन पर है तो पहला टर्म 523.28 है तो उसको हमने पुट कर दिया। इसी तरह देखिए इसका वैल्यू क्या है, BaCl2 का कितना होगा, 280 होगा, उसको हमने रख दिया और कैलकुलेट कर लीजिए आपको क्या मिला, 251.44 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमने एक आपको मॉडल एग्जांपल दिया। अब क्या करेंगे, आप उसी का एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, जिससे कि आपको जो एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ उसी के टर्म में आपको फाइनल यहाँ स्टेज में वैल्यू मिल सके और आप उसे पुट कर सकें। तो आप उसी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, यहाँ आप ध्यान देंगे। अब देखिए अगर हम लोग फर्दर एप्लीकेशन देखें कोलरोच लॉ का, तो देखिए दिस लॉ मे बी यूज्ड टू डिटरमिन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसा अभी हमने देखा ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का एनर्जी यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये समझाया था। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इट इज एन apparatus फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक apparatus होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट किया जाता है। प्रोसेसेस in an electrolytic cell are reverse of those in galvanic cell और Daniell cell और electrochemical cell। ये तीनों क्या है, एक ही नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही है, Daniell cell का ही है और galvanic cell का ही है, ये या वोल्टाइक सेल का ही, ये सभी एक ही नाम है। और इनका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जस्ट रिवर्स होता है। तो ये सभी हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर etc. So at so many places this phenomenon is used. Then next one is Faraday's laws of electrolysis. अब देखिए फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेनन को काफी डिटेल में स्टडी किया और उन्होंने कुछ लॉ प्रपोज किया और उन्होंने दो मेन लॉ प्रपोज किया। उसको हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से जानते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोग फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले दोनों लॉ का डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte or solution or melt। अब देखिए हम लोग किसी इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वहां देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मतलब वहां कैथोड एनोड होगा। तो देखिए कैथोड या एनोड पर जो कंपाउंड डिकम्पोज होगा या वहां लाइब्रेट होगा, जो भी बनेगा या डिकम्पोज होगा,
फॉर्म होगा या डिकम्पोज होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ठीक है, तो यही क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकंड लॉ देखिए, the amounts of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights। अब देखिए क्या कहता है कि अगर सेम क्वांटिटी डिफरेंट सॉल्यूशन से पास करते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी का, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर जो कंपाउंड बनेंगे या वहां डिजोल्व होंगे, मतलब जो रिएक्ट करेंगे वहां किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो अमाउंट ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड और लाइब्रेटेड इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स एट देयर इलेक्ट्रोड। हर बात से अपने इलेक्ट्रोड पर जो मास बनेगा या डिकम्पोज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें समझना है केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटम के लिए क्या होता है? एटॉमिक मास बाई वैलेंसी और चार्ज। ठीक है, मतलब आप एटम का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप क्या कीजिए, एटॉमिक मास इन ग्राम ले लीजिए, उसी को हम मोलर मास कहते हैं, डिवाइडेड बाई वैलेंसी और चार्ज। जो उसका वैलेंसी होता है ये चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे सोडियम का लीजिए, तो सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 23। मोलर मास की 23 ग्राम हो गया, और उसका वैलेंसी कितना? 1। तो 23/1 कितना होगा? आपको वहां 23 हो जाएगा। mg का लीजिए, mg का मोलर मास 24 ग्राम होता है और उसका वैलेंसी 2 होता है, तो mg का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 24 बाई वैलेंसी कितना? 2। तो इस तरह कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह ऑक्सीजन का कैलकुलेट कीजिए, ऑक्सीजन का 16 मोलर मास होता है और वैलेंसी कितना होता है? 2। आप जानते हैं क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, हमें कैलकुलेट करने में यूज हो सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जिसे कहते हैं उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट के किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी हम लोग किस पर अप्लाई करते हैं? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी हम लोग किस केस में कैलकुलेट करते हैं? फॉर स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अल्फा, देखिए अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है? लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। तो लेमडा एम नॉट तो आप जानते हैं, लेमडा एम नॉट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मींस व्हेन कंसंट्रेशन इज टेंडिंग टू 0 और व्हेन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज देयर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का बहुत अधिक हो। और लेमडा एम क्या है? लेमडा एम जो वैल्यू है वो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मतलब किसी पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर लेमडा एम हम कैलकुलेट करते हैं, और ये हम क्या करते हैं? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दोनों का हम लोग रेशियो ले लिए, हमको क्या मिल जाता है? यहाँ अल्फा मिल जाता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाता है। अब देखिए दूसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था आपने क्लास 11th में, और आप डेरिवेशन से पढ़े थे कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के कितना होता है? सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो उस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं? यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू आपने देख लिया, लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए अल्फा का इस फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा सी लेमडा एम स्क्वायर। पुट करके देखिए, अब थोड़ा सा रफ वर्क कीजिए तो आपको मिलेगा क्या? सी लेमडा एम स्क्वायर बाई लेमडा एम नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। और क्या होगा? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो हो गया क्या? सी लेमडा एम स्क्वायर बाई लेमडा एम नॉट इंटू लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम। तो यहां से आपको क्या मिल गया? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहां से अल्फा क्या मिल गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरह ये क्या है? इतने सारे एप्लीकेशंस हैं कुलरोच लॉ का, जो कि आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1:2 2:2p4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्सीजन को, तो क्या होगा? उसकी वैलेंसी 2 हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे? मोलर मास बाई 2 कर देंगे, तो इस तरह से हमें इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ states that the mass of an element liberated
on an electrode during electrolysis is directly proportional to quantity of electricity. मतलब Q के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो मास है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है. हमने M मान लिया कि कंपाउंड का मास लाइब्रेट हुआ या डिपोजिट हुआ, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, Q के प्रोपोर्शनल होता है. M इज प्रोपोर्शनल टू Q, M इज प्रोपोर्शनल टू Q, और Q बराबर क्या, मतलब चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम इन सेकेंड. तो I इंटू टी हो गया. तो आप क्या लिखें, M इज प्रोपोर्शनल टू Q और M इज प्रोपोर्शनल टू IT. ठीक है, M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड और लाइब्रेटेड, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड्स है. तो इस तरह से हम लोग यहाँ क्या हो गया, M इज प्रोपोर्शनल टू Q और M इज प्रोपोर्शनल टू IT, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है. अब देखिए, अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या, Z. M इज इक्वल टू ZIT, और Z का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अब देखिए फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. सेकंड लॉ जैसा आपने देखा था, जैसे हमने देखिए सीरीज में ये तीनों सेल को हमने कनेक्ट कर दिया और हमने बैटरी रख दिया, तो देखिए सभी में सेम करंट पास करेगा, क्योंकि सीरीज में है. सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है. तो यहां ध्यान दीजिए, when same quantity of electricity is passed through the different electrolytes, the masses of different ions liberated at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weights. यही क्या है, फैराडेज सेकंड लॉ है. तो इसको हम लोग फॉर्मूला में लेते हैं, तो W1 by W2 इक्वल टू व्हाट, E1 by E2. अभी हमने बताया E1 E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट, और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास बाय वैलेंसी. अब देखिए W1 का फॉर्मूला आपने अभी पिछले में पढ़ा है, W इज इक्वल टू व्हाट, ZIT, फर्स्ट लॉ में पढ़े थे. तो अब जैसे W1 का वैल्यू पुट करना है तो हम क्या रख सकते हैं, Z1IT, क्योंकि I करंट तो सेम है, टाइम भी हम सेम सभी सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, इसी तरह W2 क्या हो जाएगा, Z2IT. तो IT कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल गया, Z1 by Z2 इक्वल टू E1 by E2. तो इस तरह Z इज प्रोपोर्शनल टू E भी मिल गया. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू E, मतलब केमिकल इक्विवेलेंट वेट. तो ये क्या है, फैराडेज सेकंड लॉ है. इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. जैसे देखिए, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ हमने इसमें लिया है फर्स्ट मीटर में, यहाँ कॉपर सल्फेट लिया है, यहाँ AgNO3 लिया है. तो देखिए हमें रिलेशन अगर चाहिए, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगा इलेक्ट्रोड पर और यहाँ कॉपर बनेगा. तो देखिए जो हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन लाइब्रेटेड, यहाँ डिपोजिटेड यूज कर दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए हमने कि आप क्या कहेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड कहिए तो बेहतर होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाई मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, मतलब प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो यहां देखिए क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है. और जैसे देखिए यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मोलर मास हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए कितना होता है, 1, तो 1, और वैलेंसी भी 1 by 1, तो 1 होगा. कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो कॉपर का मोलर मास 63.5 और वैलेंसी कॉपर पर चार्ज कितना होता है, +2, तो मोलर मास बाई 2 कर दीजिए, मतलब 63.5 by 2. तो इस तरह इक्विवेलेंट वेट मिल गया. इसी तरह देखिए अगर आप कॉपर और सिल्वर के बीच में करना चाहते हैं, तो मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाई मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इज इक्वल टू व्हाट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. बहुत ही न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं. अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अभी बताया, मोलर मास बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर पर चार्ज क्या होता है, +2 यहाँ, और सिल्वर का कितना होता है, मोलर मास ले लीजिए और इस पर चार्ज +1 होता है, तो मोलर मास बाई 1 कर दीजिए. तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा. और इन चारों में से जो एक अननोन है आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह हाइड्रोजन और सिल्वर के बीच में अगर आप लेना चाहते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच में, तो मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन डिपोजिटेड और फॉर्म्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन. तो ऐसे हम लोग आसानी से यहाँ न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जैसे देखिए एक हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं. हाउ मच कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड if a current of 3 ampere is passed through aqueous copper sulfate solution for 15 minutes.
15 मिनट के लिए अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हमने क्या किया, 3 एम्पियर का करंट पास किया तो कितना मास डिपॉजिट होगा। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट लॉ आप पढ़ने से ही समझ आ रहा है क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट पहले कैलकुलेट कर लीजिए, करंट इन एम्पियर इनटू टाइम इन सेकंड्स होता है। तो करंट 3 एम्पियर है और टाइम कितना 15 मिनट्स है, तो मिनट्स को हमने 60 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो 3 इंटू 15 और सेकंड में करने के लिए हमने 60 कर दिया तो हमें 27 कूलम आ गया। मतलब 15 मिनट के लिए हमने जो 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर करंट पास किया वो कितना चार्ज हुआ, 2700 कूलम। अब देखिए मोल कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं। कॉपर +2 को कॉपर में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब जहां 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब वहां 2 फराडे चार्ज चाहिए। एक फराडे बराबर आपको पता है कितना होता है, 96,500 कूलम। इसी तरह जैसे Ag प्लस से Ag में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 1 मोल Ag प्लस को Ag में जाने के लिए 1 फराडे चार्ज चाहिए, और 1 फराडे बराबर आपको पता है 96,500 कूलम। तो देखिए अब यहां से हमने देखा 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके कॉपर 1 मोल बनेगा। 1 मोल बनेगा तो कितना होगा, 63.5 ग्राम होगा, मोलर मास के बराबर होगा। तो देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज होता है, 2 फराडे चार्ज, कैन डिपोजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, यहाँ इक्वेशन से मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 2 फराडे कहने का मतलब क्या, 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज कैन डिपोजिट 1 मोल कॉपर, दैट इज 63.5 ग्राम। तो देखिए जब 2 इंटू 96,500 कूलम कितना करेगा, 63.5 ग्राम, तो 1 कूलम में चार्ज कितना करेगा, 63.5 बाई 2 इंटू 96,500, तो 2700 कूलम से कितना डिपोजिट होगा, 63.5 बाई 2 इंटू 96,500 इंटू क्या, ऊपर में कितना हो गया 2700 कूलम, उतना चार्ज पर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आ जाए 0.889 ग्राम। तो यहां ध्यान दीजिए कि ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, बार बार पूछे जाते हैं, आप ध्यान देंगे इसको। कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन लीजिए फिर से, calculate the number of coulombs required to deposit 6.75 gram of aluminium when electrode reaction is Al3 plus 3 electron gives aluminium। अब देखिए रिएक्शन दिया हुआ है और कहता है 6.75 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना कूलम चार्ज चाहिए। तो इक्वेशन से ही हमें मिल गया कि एक आयन को डिपॉजिट करने के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल अगर आयन रहेगा उसको एल्यूमिनियम में ले जाने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फराडे चाहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं इसी को लेके, देखिए 1 मोल मींस 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स और 3 फराडे चार्ज। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्स हाउ मच, 3 इंटू 96,500 कूलम चार्ज, इसलिए 1 ग्राम पर कितना होगा 3 बाई 96,500 ग्राम बाई 27 ग्राम। तो हमको कितना पर पूछा गया 6.75 ग्राम पर, तो उतना ग्राम पर कितना होगा 3 इंटू 96,500 बाई 27 इंटू 6.75 ग्राम। ठीक है, पर कितना होगा, तो कितना आ जाएगा आपको 72,375 कूलम आपको आ जाएगा। तो देखिए एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। So next one is products of electrolysis. Products of electrolysis depend on nature of material being electrolyzed, and the types of electrodes being used. मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है 2 फैक्टर पर मेनली डिपेंड करता है। पहला किस पर, कि हम किस मटेरियल का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और दूसरा वहां इलेक्ट्रोड कौन कौन सा है। If the electrode is inert like carbon or platinum, it does not participate in the chemical reaction and acts only as source or sink for electrons। अगर inert electrode रहता है तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ स्पेस देता है, सोर्स और सिंक का काम करता है। But if electrode is reactive, it participates in the electrode reaction and product is different। The products of electrolysis depend on different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell।
वहां जो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी निर्भर करता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवर पोटेंशियल। इसे समझिए क्या होता है। सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस although feasible and are so slow kinetically that at lower voltage they do not seem to take place, and extra potential means over voltage has to be applied which makes such processes more difficult to occur। मतलब कुछ प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वो इतने मतलब फिजिबल तो हैं लेकिन इतने स्लो हैं कि उन्हें हम लोग रूम टेम्परेचर पर पहचान ही नहीं पाते हैं कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं। वो फिजिबल हैं लेकिन इतने स्लो हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। तो उनको ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है, मतलब वोल्टेज से क्या थोड़ा अधिक मतलब ओवर वोल्टेज देना पड़ता है, और जिसके वजह से ये सारे प्रोसेस क्या हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं। मतलब ओवर वोल्टेज जहां देना पड़ा हमें तो प्रोसेस क्या हो गया, डिफिकल्ट होना चालू हो गया, तो उसका होना भी मुश्किल हो गया। तो आगे इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे इस कंसेप्ट का। इफ वी यूज मोल्टेन NaCl, मतलब क्या, NaCl का मोल्टेन फॉर्म ले लीजिए, मोल्टेन फॉर्म। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस होते हैं। हियर वी हैव ओनली वन कैटायन Na+ एंड विच इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। ये कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पर जाता है, तो कैथोड पर जाएगा Na+ तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम में रिड्यूस हो गया। और वन एनायन Cl- है, वो क्या होगा, एनायन एनोड पर जाता है, तो एनोड पर जाएगा तो Cl- क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl एटम बनेगा, लेकिन Cl एटम तो बनता नहीं है, मतलब क्या, हाफ Cl2 लिख देंगे और बैलेंस आप कर सकते हैं। अब मोल्टेन NaCl में यहाँ क्या बना, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन गैस बना। लेकिन अगर इसी का आप क्या कीजिए, एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन लीजिएगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे उसका समरी देख लीजिए, इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। जो NaCl है एक्वस, ये क्या देता है, Na+ और Cl- देता है, और कैथोड पर क्या जाएगा, कैथोड पर यहाँ कैटायन Na+ न जाकर के H2O का रिडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हाफ H2 और OH- बना देता है। और एनोड पर क्या आ गया, Cl- बना दिया। Cl- क्या किया, यहाँ जो Cl- ने क्या बनाया, यहाँ हाफ Cl2 बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। नेट रिएक्शन देखिए तो NaCl एक्वस वाटर में क्या दे दिया, Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दे दिया। ठीक है, इसी को आप क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो देखिए इसका हम लोग डिटेल में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंट आने का कॉज क्या हुआ, products are different here. This is because in this case besides Na+ and Cl- ions we also have H+ and OH ions along with the solvent molecules H2। मतलब यहाँ देखिए हमारे पास Na+ और Cl- मोल्टेन NaCl में था, लेकिन उसके साथ साथ एक्वस फॉर्म मतलब वाटर में और क्या क्या आ गया, H+ भी आ गया, OH- भी आ गया, H2O भी है, तो उसके वजह से कई सारे आयन आ गए और इस तरह से हमारे कंपटीशन हो गया कि कौन कैथोड पर जाएगा और कौन एनोड पर जाएगा, और इस वजह से हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो देखते हैं Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या दे दिया, यहाँ Na सॉलिड दे सकता है, कहाँ आपको कैथोड का रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, कैथोड पर क्या हो सकता है, Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम सॉलिड दे सकता है। उसी तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या दे सकता है, यहाँ हाइड्रोजन गैस दे सकता है। दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिए कि कैथोड पर जो हाई इनॉट वैल्यू होता है वही प्रोसेस फिजिबल होता है, मतलब वही प्रोसेस कैथोड पर होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो दोनों में देखिए हाई कौन सा है, ये 0.00 है, ये -2.71 है। हाई कौन सा है, 0.1। ठीक है, ये तो निगेटिव है तो लो हो गया। तो देखिए ये प्रोसेस यहाँ फिजिबल होगा। सो द लेटर रिएक्शन हायर वैल्यू ऑफ इनॉट इज प्रेफर्ड, मतलब ये वाला हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहाँ बनेगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट साइड में NaCl एक्वस में हाइड्रोजन गैस देखा। अब देखिए एनोड पर क्या होगा, वहां भी दो रिएक्शन होता है। Cl- इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 में जाना चाहता है, लेकिन H2O किस में जाना चाहता है, आपको O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन देता है। और यहाँ देखिए दोनों का वोल्टेज दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, इसके लिए पहले प्रोसेस के लिए 1.36 और इसके लिए 1.23 वोल्ट दिया हुआ है। लेकिन
कैथोड पर देखिए कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है आपको, जिसका हाई इनोट वैल्यू होता है, और एनोड पर उसका जस्ट उल्टा, जिसका लो इनोट वैल्यू होता है वही प्रोसेस फिजिबल होता है। मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर हाई होगा वो प्रोसेस होगा, और जो एनोड पर, इसको एकदम गांठ मान लीजिए, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिए, कि जो हाई इनोट वैल्यू होगा, जो हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कैथोड पर होगा, और यहाँ जो दो आयन के बीच में कंपटीशन एनोड में हो रहा है, जिसका लो इनोट वैल्यू होगा, जिसका लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो कहाँ होगा, एनोड पर होगा। तो यहाँ देखिए, द रिएक्शन एट एनोड विथ लोअर वैल्यू ऑफ इनोट इज प्रेफर्ड। मतलब प्रेफर किसको हम लोग करते हैं, मतलब हमारा काइनेटिकली कौन सा प्रेफर होता है, यहाँ पर आपको प्रेफर होता है जिसका लो इनोट वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, वही जो ओवर वोल्टेज आपने पढ़ा था। देखिए क्या है, वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब सेकेंड वाला प्रोसेस ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन बनना चाहिए था, in preference to Cl minus reduction, Cl minus oxidation. In this process, water should get oxidized in preference to Cl minus. However, on account of over potential of the oxygen, former reaction is preferred. मतलब हम देखें तो थर्मोडायनेमिकली तो क्या होना चाहिए, पहले वाले प्रोसेस के बजाय सेकंड वाला होना चाहिए, लेकिन इसको करने के लिए ऑक्सीजन के लिए हाई वोल्टेज देना पड़ता है, ओवर वोल्टेज देना पड़ता है, जिससे हमने पहले ही समझाया था कि जहां ओवर वोल्टेज देना पड़ता है हमको, वो प्रोसेस क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, वो नहीं होगा, और नहीं होगा इसका मतलब हमारा क्या होगा, इसको छोड़ करके पहला वाला प्रोसेस वहां हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्लो होता है सेकंड वाला प्रोसेस, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहाँ से H2O से। तो क्या होगा, जब स्लो होता है तो वहां हाई वोल्टेज लगेगा, मतलब ओवर वोल्टेज लगेगा, इसलिए रिएक्शन उसको छोड़ करके पहले वाले प्रोसेस मतलब Cl माइनस से Cl2 का प्रोडक्शन को फेवर करेगा। नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट पॉइंट, दैट इज बैटरीज। Batteries are the most important practical application of galvanic cells or electrochemical cells in our daily life. Single cell batteries consists of one galvanic cell. Multi-cell batteries consist of several galvanic cells linked in series to obtain the desired voltage. मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो galvanic cell सिंगल सेल बैटरी का हो सकता है, मतलब एक बैटरी का, लेकिन कई बार हम टॉर्च वगैरह में क्या करते हैं, या जैसे व्हीकल्स वगैरह जो गाड़ियां हैं उनमें हम लोग कई सारे सेल को एक साथ जोड़ते हैं, तब जाकर के हमारा काम होता है। तो मल्टी सेल बैटरीज जो होते हैं उनमें कई सारे गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, लेकिन सिंगल सेल बैटरीज में क्या होता है, वहां एक ही सेल से हमारा काम हो सकता है। टाइप्स ऑफ बैटरीज कितने होते हैं, मेनली टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी किसे कहते हैं, देखिए आप ध्यान दीजिए, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं बैटरी, और एक बार यूज करते करते वो डेड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, फिर वोल्टेज देना बंद कर देता है। जैसे आप नीपो वगैरह बैटरी जो खरीद के लाते हैं एवरीडे, वो क्या होता है, बैटरी हमने महीने 2 महीने यूज किया और टॉर्च में लगाए रखा है या रेडियो में लगाए रखा, वही 1 महीने बाद डेड हो जाता है, वो क्या है, प्राइमरी बैटरी है। लेकिन वही ट्रक, ट्रैक्टर, कार की बैटरी देखिए ना, वो सालों साल चलता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार वो डिस्चार्ज हुआ, फिर हमने इंजन चालू किया तो चार्जिंग होने लगा, फिर डिस्चार्ज हुआ तो क्या होगा, जैसे हम इंजन चालू किए तो फिर चार्ज हो जाएगा। तो जो बैटरी आती है एक्साइड वगैरह की, वो क्या है, आपको सेकेंडरी बैटरी हो। तो इनका डेफिनेशन हम इंग्लिश में देखते हैं क्या, इन these batteries the reaction occurs only once and after use over a time period battery becomes dead and cannot be reused again। मतलब एक बार यूज करने के बाद वो डिस्चार्ज होने के बाद डेड हो जाता है और फिर से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे आप बैटरी लाते हैं कौन सा, नीपो, एवरीडे लाइफ, आपको जो बैटरी आप लाते हैं कौन सा, नीपो और एवरीडे वगैरह, और ये सभी क्या है, आपको प्राइमरी बैटरी है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो स्पेशल टर्म्स में हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, ड्राई सेल। ड्राई सेल मतलब इसी को हम लोग लेक्लांचे सेल कहते हैं। जो आप नीपो वगैरह लाते हैं उसको ब्रॉडली हम लोग लेक्लांचे सेल कहते हैं, जो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ड्राई सेल है या लेक्लांचे सेल कहिए, या फिर मरकरी सेल, जैसे घड़ी वगैरह में छोटी बटन जैसी हम लोग घड़ी वगैरह में बटन साइज का बैटरी यूज करते हैं, वो क्या है, मरकरी सेल है। देन सेकेंडरी बैटरी, ए सेकेंडरी बैटरी after use can be reused by recharging by passing current through it in the opposite direction।
मतलब एक बार ये डिस्चार्ज हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्साइड वगैरह की बैटरी होती है, एक बार आप इन्वर्टर में डिस्चार्ज हो गया तो फिर करंट आता है तो हम लोग चार्ज करके फिर से रीयूज करते हैं, तो उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी को कह सकते हैं क्या, इट हैज मेनी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल्स। लेकिन प्राइमरी सेल में क्या है, इट इज हैविंग ओनली वन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल, मतलब एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होता है और फिर डेड हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी बैटरी बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम लोग कर सकते हैं, ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या था, ड्राई सेल और मरकरी सेल। इसका एग्जांपल क्या है, लेड स्टोरेज सेल एंड निकेल कैडमियम सेल। और इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे बैटरीज के विषय में। सो इन दिस क्लास we dealt about Kulroch's law and its applications, then electrolytic cell and electrolysis, then Faraday's laws of electrolysis, products of electrolysis, batteries and its type. So thank you for this class, and don't forget to subscribe and share it to needy students in this lockdown. So please share more to your friends. Thank you.